हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट का वन शॉट। बिल्कुल एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर प्री एग्जाम मैराथन में कंप्लीट कर लिया। अगर तुमने नहीं देखा तो जाकर देखो भाई। ये नोट्स एकेजी नोट्स है मेरे बनाए हुए, आयुष कुमार घोष, एकेजी मेरा शॉर्ट नेम हुआ। सो ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैंने हैंड रिटन नोट्स जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला हुआ है। तो अगर तुमने नहीं देखा तो जाकर देखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। रात भर मेरे को ये नोट्स बनाने में लग गया है एंड अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो आता है वो 21 मार्क्स का आता है एग्जामिनेशन में। इसका मैंने वन शॉट यूनिट वाइज ऑलरेडी लिया हुआ है प्लेलिस्ट में, वो भी तुम चेक कर सकते हो। सो अभी ये क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग फट से। यूनिट 1, सबसे पहले हम लोग कोई भी एक्ट आता है तो हम समझते हैं कि वो एक्ट आया क्यों, उसका मोटिव क्या था आने का। तो सिंपल सा बात है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट मैंने पार्टनरशिप में भी ये बताया था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट के ही पार्ट हुआ करते थे, बट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया क्योंकि सब उसी में था, तो इसलिए उनको अलग किया गया। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कॉन्ट्रैक्ट से अलग हुआ। इसके आने का मोटिव सिंपल एक ही था कि भाई जो बायर और सेलर, बायर को प्रोटेक्ट करना है, सेलर जो है गलत इस्तेमाल ना करे, मतलब सेलर अंड संड चीज़ बेचकर बायर का यूज़ ना कर ले। ठीक है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायर को, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल का मतलब क्या हुआ। अब हिंदी में अगर हम बोलेंगे कि सेल मतलब क्या हुआ, ये चश्मा को हमको सेल करना है, यानी कि ये चश्मा हमको बेचना है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, बेचना। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करो। बेचने से क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर। ये चश्मा का आज मैं मालिक था, कल मैंने इसे बेच दिया अपने दोस्त को। आज मैं मालिक था, कल मेरा दोस्त मालिक हो गया, यानी बेचने के साथ मेरा ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं सेल मतलब ऑनरशिप ट्रांसफ़र होना। हिंदी में बोलते हैं भाई देसी लैंग्वेज में कि हमने एक गुड्स बेच दिया। ठीक है, तो सेल मतलब क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र होना। सेल मतलब ऑनरशिप ट्रांसफ़र होना। अब लॉ में आ जाते हैं तो सेल में दो चीज़ इंक्लूड होता है, एक सेल और एक एग्रीमेंट टू सेल। सेल क्या हुआ, ऑनरशिप जब अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, अभी ये चश्मा मैं अभी के अभी अपने दोस्त को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अभी के अभी मैंने ये चश्मा बेच दिया, ये हुआ ऑनरशिप अभी ट्रांसफ़र, तुरंत इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो गया। और एग्रीमेंट टू सेल क्या हुआ, मैंने बोला अपने दोस्त को कि भाई सुन, चश्मा चाहिए तेरे को, आज मैं वीडियो बना लेता हूँ, कल तू ले लेना मेरे से। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये चश्मा का ऑनरशिप मैं तेरे को ऑनर कब बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, आज नहीं, आज मैं ही ऑनर हूँ। तो एग्रीमेंट टू सेल क्या बोलता है कि भाई देखो, एग्रीमेंट टू सेल बोलता है कि जब एक ऑनरशिप ट्रांसफ़र होने वाला है फ्यूचर डेट पे, तो उसको हम लोग एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। और जब इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो गया तो उसको हम लोग सेल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 यही बोलता है। मैं तार से तार जोड़ रहा हूँ भाई, सेल से मैंने सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 समझा दिया। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्या बताता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना सेल का, ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल, यानी कुछ कंडीशन में लगा कर भी बेच सकता हूँ, ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या बिना कंडीशन के ही भाई ले ले, बिना कंडीशन के ही मैं बेच सकता हूँ। फिर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 जो है डिफाइन करता है सेल को, सेल कॉन्ट्रैक्ट को। जब ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाए उसको सेल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और जब वो लेटर डेट यानी फ्यूचर पे ट्रांसफ़र हो तो उसको एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। और सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 वो क्या बताता है कि जब एग्रीमेंट टू सेल, ये बात ध्यान से सुनना, एक एग्रीमेंट टू सेल में अगर कोई कंडीशन लगा हुआ है, जब फ्यूचर डेट आएगा वो कंडीशन फुलफिल होगा, क्या ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा। मैंने अपने दोस्त को बोला कि देख भाई ये चश्मा मैं तेरे को कल दे दूंगा, तो भाई जब कल आएगा तो फिर मेरे को वो चश्मा देना होगा। एग्रीमेंट टू सेल, सेल कॉन्ट्रैक्ट एक ना एक दिन तो बनेगा ही बनेगा। भाई मैंने क्या बोला कि मैं फ्यूचर डेट में तेरे को इस चीज़ का ऑनर बना दूंगा, तो भाई फ्यूचर डेट में जब आएगा, और अगर मैंने कोई कंडीशन लगाया कि भाई फ्यूचर डेट आने से पहले मेरे को 1 लाख रुपया दे देना इस गुड्स का, उसने 1 लाख रुपये दे दिया, तो जब कंडीशन फुलफिल हो गया, डेट आ गया है, तो अब एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट नहीं हो जाएगा सेल कॉन्ट्रैक्ट में। एग्रीमेंट टू सेल पहले था फ्यूचर डेट पे और तुरंत इमीडिएटली फिर उस समय ट्रांसफ़र कर दिए तो वो बन जाएगा सेल कॉन्ट्रैक्ट, एटीएस टू बन जाएगा सेल कॉन्ट्रैक्ट। बस यही सेक्शन सब सेक्शन 4 बोलता है। अब गुड्स को समझते हैं, गुड्स क्या होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने सेल को समझ लिया कि सेल होता क्या है, और इससे रिलेटेड सेक्शन 4 भी खत्म कर दिया। अब गुड्स पे आते हैं, गुड्स क्या होता है। देखो,
सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कौन से गुड्स इंक्लूड होते हैं? जो मूवेबल हैं और मार्केटेबल भी हैं, यानी कि मूवेबल एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले। क्या इमूवेबल गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे? द आंसर इज नो। इमूवेबल गुड्स, बिल्डिंग वगैरह, ये सब का एक सेपरेट एक्ट बना है, टोपा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो वो सब उसमें जाते हैं। यहाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ मूवेबल गुड्स कवर होते हैं, और वो भी मूवेबल गुड वैसे जो कि मार्केटेबल है। मार्केटेबल मतलब जो बिकने लायक है, बेचने लायक है, और इसी के कारण मनी इंक्लूड नहीं हो पाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, क्योंकि भाई मनी, हम लोग सामान खरीदते हैं मनी से। मनी एक तरीका है सामान खरीदने का, क्या वो बिकने लायक है? भाई 1,000 के बदले तुमको 1,000 कोई देगा तो वो तो बिक नहीं रहा, वो खरीदने का एक तरीका है, इसलिए मनी को एक्सक्लूड करके रखा गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। उसके एक्शनेबल क्लेम भी एक्सक्लूड है, यानी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो केस चल रहा है भाई, अभी तुमको पता नहीं है कि वो गुड्स तुम्हारे फेवर में आने वाला है या नहीं आने वाला है, तो इसलिए उसको भी एक्सक्लूड कर दो। और इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बताया वो टोपा में चला जाता है, यहाँ सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या है? क्या ये पेन से सोगा में इंक्लूड होगा अगर मैंने इसे बेचूंगा? होगा। क्या मेरा लैपटॉप इंक्लूड होगा? होगा। क्या मेरा टैबलेट इंक्लूड? सब कुछ, जितने भी मूवेबल है, गाड़ी से लेकर बुक से लेकर पेंसिल तक, सब कुछ। अब इसमें 3 और भी चीज़ इंक्लूड है। क्या? कोई स्टॉक रखा हुआ है तो क्या वो इंक्लूड होगा? होगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, अरे भाई समझो, क्रॉप उग रहा है, उगाया क्यों जा रहा है क्रॉप को? काट कर बेचने के लिए, इसी चीज़ के लिए नहीं उगाया जाता है भाई। क्रॉप को उगा के भाई उसको देखते रहेंगे कि वाह क्या क्रॉप उगाया मैंने, ये तो नहीं ना करूँगा भाई। जो लोग फार्मर लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंजप्शन कर लेते हैं और थोड़ा मार्केट में जाके बेच देते हैं ताकि उनसे कुछ उनको अर्निंग हो। तो ग्रोइंग क्रॉप्स काटा जाता है तो वो मूवेबल हुए ना एक जगह से। पंजाब में आज अगर कोई सामान उग रहा है, खेती हो रही है, तो क्या यहाँ बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र तक नहीं जाता है? जाता है भाई, ट्रांसपोर्ट होके जाता है, तो मूवेबल हुए कि नहीं हुए। फिर थिंग्स अटैच टू लैंड एंड सर्व्ड अपॉन, सर्व मतलब काटा जा सकता है, यानी कोई ऐसा चीज़ जो लैंड से अटैच्ड है, इमूवेबल है, बट उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट का समय आता है तो हम उसको काट के मूवेबल बना सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, पेड़। भाई पेड़ से जब लकड़ी बनाना रहता है तो पेड़ को काटा जाता है, पेड़ अटैच है लैंड से, बट जब उसका नीड आता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उसको काट कर उसका लकड़ी वगैरह बनाकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि वो भी सोगा में इंक्लूड होगा। बस यहाँ पर हो गया गुड्स कौन कौन से इंक्लूड होंगे। अब हम लोग समझ जाते हैं गुड्स, तुम लोग समझ गए क्या क्या हो गया। डिफिनेशन यही लिखना है गुड्स का, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 7 में डिफाइन है गुड्स, यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद अब इसके टाइप्स आते हैं, 3 तरह के गुड्स होते हैं, एग्जिटिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स तो भाई नाम से ही पता चला है, जो गुड्स फ्यूचर में बनने वाला है, अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, वो फ्यूचर गुड्स होगा। जैसे कि मैंने बोला कि भाई देख, मेरे खेत में जितने भी क्रॉप उगेंगे मैं तुम्हें बेच दूंगा, तो क्या क्रॉप उग गए हैं? नहीं, क्रॉप उगने वाले हैं फ्यूचर में, अभी मेरे पास गुड्स एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, और उसका मैं एग्रीमेंट टू सेल बना रहा हूँ। सेल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनेगा फ्यूचर गुड्स के केस में? क्योंकि भाई सेल कॉन्ट्रैक्ट में अभी के अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना है। जब मैंने अभी खेती किया ही है, अभी जब मेरे पास फसल है ही नहीं, तो भाई मैं बेचूंगा क्या? सिंपल सा लॉजिक है, मैं बेचूंगा क्या? तो इसलिए फ्यूचर गुड्स के केस में हमेशा एग्रीमेंट टू सेल बनता है, और जो भी गुड्स आएगा वो फ्यूचर में आएगा, अभी इन प्रोसेस है, अभी बन ही रहा है, ठीक है। फिर एग्जिटिंग गुड्स क्या हुआ? एग्जिटिंग गुड्स नाम से ही पता है, जो एग्जिस्टेंस में, जो इस दुनिया में अवेलेबल है, उनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड। अब इसमें 3 तरह के गुड्स होते हैं, एक स्पेसिफिक गुड्स, एक अनअसर्टेन गुड्स, एक असर्टेन गुड्स। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। स्पेसिफिक गुड्स वैसे गुड्स हुए जो देखते ही तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसको एग्री कर लेते हो खरीदने के लिए, ठीक है। तुम वी मार्ट गए तुम, और वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, उसमें से एक अलग सा कोई एक कंपनी का, सपोज करो मेरी कंपनी का एक शैम्पू रखा हुआ है, AKG शैम्पू, और सिर्फ एक वही एकलौता पीस है, तुमने देखते ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया और एग्री कर लिया खरीदने के लिए, क्या ये स्पेसिफिक गुड्स है? द आंसर इज यस, ये स्पेसिफिक गुड्स है। अब असर्टेन गुड्स क्या हुआ? देखो, अब उससे पहले समझने से अनअसर्टेन समझो। अनअसर्टेन गुड्स ऐसे गुड्स जो डिस्क्रिप्शन से बेचे जा रहे हैं, यानी उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। इसका रियल लाइफ में एग्जांपल दूं, मैं इस पर एक शॉर्ट्स बनाऊंगा, ठीक है, जल्द ही मैं डालूंगा। अभी भाई मैं जा नहीं रहा हूँ वी मार्ट, नहीं तो वहाँ बना दूंगा भाई। तो देखो, तुम वी मार्ट गए, वहाँ पर बहुत सारा सोप रखा हुआ है, साबुन रखा हुआ है, सब एक ही कंपनी का है, सपोज करो लक्स का सब साबुन रखा हुआ है, वो जो सारे रखे हुए हैं ना, वो अनअसर्टेन गुड्स है।
उनमें से कोई एक तुम उठा के आइडेंटिफाई करोगे और उनको एग्री कर जाओगे खरीदने के लिए, वो बन जाएंगे असर्टेन गुड्स। यानी अनअसर्टेन गुड्स जब आइडेंटिफाई प्लस एग्री हो जाएंगे तो वो बन जाएंगे असर्टेन गुड्स। तो भाई असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स में डिफरेंस क्या हुआ? कुछ डिफरेंस नहीं है, बस बनने का प्रोसेस अलग है। स्पेसिफिक गुड्स डायरेक्ट बन जाता है, असर्टेन गुड्स हाथ घुमा कर इधर से पकड़ो, इधर से कान पकड़ो या इधर से पकड़ो, बस असर्टेन बनता कैसे? अनअसर्टेन के रास्ते से। असर्टेन बनता है अनअसर्टेन के रास्ते से, स्पेसिफिक डायरेक्ट बन जाता है। अब कंटीजेंट गुड्स ऐसा है जो कि कोई अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है। अब कोरोना आने से पहले क्या पता था कोरोना की वैक्सीन बनेगी? नहीं पता था। तो वैक्सीन बनी क्यों? क्योंकि कोई अनसर्टेन इवेंट आया। ऐसे गुड्स को बोलते हैं हम लोग कंटीजेंट गुड्स, और इसमें भी सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल ही बनता है। अब देखो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देखो यहाँ ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इसमें दो पार्ट इंक्लूड है। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड है, सेल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल। अब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाना है तो तुम्हें दो पार्टी चाहिए, खुद से खुद को गुड्स नहीं बेच सकते। दूसरा, गुड्स मूवेबल होना चाहिए, प्राइस काइंड में नहीं पे होना चाहिए, यानी कोई गुड्स के बदले मेरे को गुड्स नहीं मिल रहा है, नहीं, पैसा चाहिए भाई, पैसा, प्राइस इज इंपॉर्टेंट। और ऑनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट के तुमने सेक्शन 10 में वैलिड एसेंशियल्स पढ़े और कुछ ऐसे वैलिड एसेंशियल्स पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारे वैलिड होना चाहिए, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट तुम बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के तो नॉर्मल रूल्स एंड प्रोविजन तो लगेंगे ही। अब डिलीवरी पे आते हैं, ठीक है। डिलीवरी डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर। डिलीवरी मतलब क्या हुआ? जब एक आदमी दूसरे को गुड्स का पोजेशन देते, पोजेशन मतलब यूज़ करने का पावर, यानी ये चश्मा मैं तुम्हें दे दूं, मैंने डिलीवरी कर दी, मैंने पोजेशन दे दिया। ऑनरशिप और पोजेशन अलग अलग है। ऑनरशिप में भाई तुम उसके मालिक बन गए, पोजेशन में मतलब तुम्हारे पास वो गुड्स है और तुम उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब डिलीवरी तीन तरीके की होती है। एक एक्चुअल डिलीवरी जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, मीशो ये सब करते हैं, घर पे आके तुम्हें गुड्स दे के जाते हैं, उसको एक्चुअल डिलीवरी बोलते हैं। सिंबॉलिक डिलीवरी, इसमें क्या होता है, गुड्स नहीं ट्रांसफ़र होता, गुड्स का पोजीशन नहीं मिलता, उसका टोकन का पोजीशन मिलता है। जैसे कि तुम कार में खरीदने गए, कार वाले ने तुम्हें कार की चाबी दे दी, क्या तुम्हें कार दी? नहीं, लेकिन जैसे ही कार की चाबी दी, माना जाएगा कि तुम्हारा डिलीवरी हो गया कंप्लीट, क्योंकि वहाँ कार का चाबी टोकन है गुड्स का, और वो ट्रांसफ़र हो गया, यानी सिंबॉलिक डिलीवरी हो गया। फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये क्या हुआ? इसमें भाई डिलीवरी होता नहीं है, बस एक्नॉलेजमेंट से डिलीवरी होता है। यानी सपोज करो मैंने जो गुड्स रखा है अपने वेयर हाउस में, सेलर के वेयर हाउस में, मैंने सेलर के वेयर हाउस के गार्ड को बोला कि आप मेरा गुड्स रख लीजिएगा, मैं आता हूँ थोड़ा देर में, तो वो रख लेगा गुड्स। तो भाई इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी मैंने एक्नॉलेज कर दिया, एक्चुअल कस्टडी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा कैसे। सबसे पहले एक ऑफर होगा और उसका एक्सेप्टेंस होगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मैं ऑफर दूंगा, क्या तुम मेरा चश्मा खरीदोगे, या तुम मेरे को ऑफर दोगे कि आप ये चश्मा बेचेंगे, उसके बाद मैं अगर एक्सेप्ट करूंगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। भाई नॉर्मल रूल है जो कॉन्ट्रैक्ट का था। अब इसमें होता क्या है, या तो डिलीवरी और प्राइस दोनों अभी अभी कर दें, गुड्स तुमको डिलीवर दे दे, तुम हमको पैसा दे दो, या डिलीवरी हम आज दे दे, पेमेंट तुम हमको बाद में दोगे, या दोनों लेटर डेट पे दोगे, या दोनों अभी के अभी दे दोगे, या फिर इंस्टॉलमेंट पे दोगे, कैसा भी तुम ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। फिर आते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 बोलता है एग्जिटिंग गुड्स के केस में हमेशा सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों बन सकता है, ये तो अभी मैंने बताया। लेकिन फ्यूचर गुड्स के केस में और कंटीजेंट गुड्स के केस में हमेशा एग्रीमेंट टू सेल बनेगा, क्योंकि गुड्स अभी मेरे पास है ही नहीं, तो अभी मैं दे कैसे दूँ तुम्हें ऑनरशिप, ठीक है। अब सेक्शन 7 और 8 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस यूनिट का हम बोल सकते हैं। देखो सेक्शन 7 क्या बोलता है, अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स है और उसका डिस्कस हो रहा है कि भाई इसको खरीदना है। सपोज करो मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि भाई तेरे गोडाउन में जो रखा हुआ चश्मा है ना, वो मेरे को दे दे, कितना रुपए लेगा। अभी यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ अभी हमने एग्रीमेंट भी नहीं बनाया है, अभी हम एग्रीमेंट टू सेल यानी लेटर डेट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और उससे उसी टाइम पे सुनामी आ गया एंड गोडाउन में जो चश्मा था टूट फूट के बराबर हो गया। उस सिचुएशन में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये वॉइड माना जाएगा। बस ध्यान यहाँ रखना है कि ये बिना बायर बिना सेलर के फॉल्ट से होना चाहिए। यानी कोई गुड्स
एग्रीमेंट टू सेल होने से पहले ही बर्बाद हो जाए बिना बायर बिना सेलर की गलती के कारण, तो उस एग्रीमेंट को ही हम लोग वाइड बोलेंगे। सेक्शन 8 क्या बोलता है भाई, सेक्शन 8 सेम बात यही केस बोलता है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है और सेल होने के बीच में इस पीरियड में खत्म होता है। सेक्शन 7 में एग्रीमेंट टू सेल बनने से पहले ही गुड्स खत्म। सेक्शन 8 में मैंने डिसाइड कर लिया, उसने बोला ठीक है हम तुम्हें कल दे देंगे, चश्मा कल दे देंगे, एग्रीमेंट टू सेल हो गया कि फ्यूचर डेट होगा, लेकिन कल आने से पहले ही गुड्स बर्बाद हो गया तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड माना जाएगा बस। अब सेक्शन आ जाओ 9। सेक्शन 9 बोलता है प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस होने के लिए। अब ये प्राइस फिक्स कैसे होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लो, ठीक है, टर्म्स देख के, या कोर्स ऑफ डीलिंग हम लोग रेगुलर डीलिंग करते हैं तो उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, या फिर कोई अदर मैनर्स यानी बार्गेनिंग वगैरह करके प्राइस डिसाइड कर सकते हो। फिर सेक्शन 10 क्या बोलता है, मान लो कोई एक गुड्स है, एग्रीमेंट टू सेल है, मान लो कोई एग्रीमेंट टू सेल है जिसमें कोई गुड्स का प्राइस थर्ड पार्टी डिसाइड करने वाला है, ठीक है। मान लो ये चश्मा है मेरा, मैंने तुम्हें बोला कि ये चश्मा तुम लोगे, तुमने बोला हाँ ले लेंगे। मैंने बोला इसका प्राइस, तुमने बोला इसका प्राइस क्या होगा, मैंने बोला ये इसका प्राइस मेरा भाई डिसाइड करेगा। तो इस सिचुएशन में अगर मेरा भाई प्राइस डिसाइड नहीं करता तो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ये एक चीज़ हुआ। और दूसरा, अगर मैं अपने भाई को इन्फ्लुएंस करूंगा कि भाई ज़्यादा प्राइस डिसाइड करना, मेरे फेवर में डिसाइड करना, तो भाई मैं पार्टी एट फॉल्ट होऊंगा और मैं तुमको लायबल हो जाऊंगा। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जिससे केस स्टडी बनता है, मान लो मैंने ये बोला कि इसका प्राइस मेरा भाई डिसाइड करेगा एंड तुमने बोला ठीक है, और ये बोल के मैंने ये गुड्स तुम्हें दे दिया, अब भी हैंड ओवर कर दिया, पोजीशन दे दिया, उस सिचुएशन में सेल होगा, उस सिचुएशन पे एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा अगर वो रिफ्यूज़ भी कर देगा तब भी। और सेल किस पे होगा, रिजनेबल प्राइस पे, जो सही प्राइस होगा मार्केट वैल्यू उस पर सेल होगा। इसी के साथ तुम्हारा यूनिट 1 हो जाता है खत्म। यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 क्या बोलता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना बायर और सेलर के बीच में बहुत सारी बातें होती है, बातें को ही हम लोग इंग्लिश में स्टुपलेंसेस बोलते हैं, ठीक है। बातें क्या चीज़ के लिए होती है भाई, प्राइस बता दो, क्वालिटी बता दो। अरे तुम नॉर्मल सोचो, दुकान जाते हो तो कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसके बारे में नहीं समझते हो, बस सिंपल सा बात है। तो सेक्शन 11 क्या बोलता है कि जो बातें प्राइस के रिलेटेड है वो ज़्यादा जो डिलीवरी के रिलेटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस है, यानी बायर और सेलर के बीच में जो डिलीवरी के रिलेटेड बातें होंगी कि कब डिलीवरी करोगे, कितनी बजे करोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस के रिलेटेड बातों से। अब ऐसा क्यों बोल रहा है लॉ, देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर गुड्स डिलीवर हो जाएगा तो तुम्हारे ऊपर ऐसे ही लायबिलिटी आ जाएगा कि तुमको पे करना है, तो इसलिए बोला जाता है डिलीवरी की बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस की बातों से, ठीक है। अब यूनिट 2 इज ऑल अबाउट कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी क्या, कंडीशन देखो, कंडीशन हुआ मोस्ट इसेंस। अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है सबसे पहला कि स्टुपलेंसेस, यहाँ देखो तार से तार निकालो, स्टुपलेंसेस मतलब बातें। अब कौन सी बातें होती है, देखो कंडीशन की भी बातें होती है कॉन्ट्रैक्ट में, और किसकी बातें होती है, वारंटी की भी बातें होती है। अब कंडीशन सेक्शन 2 क्लॉज 12 में 2 सबसेक्शन 12 में डिफाइन 12 सबसेक्शन 2 में डिफाइन है कि कंडीशन क्या हुआ, मोस्ट इसेंस हुआ, यानी जिस बेसिस पे हम गुड्स को खरीद रहे हैं, अगर कंडीशन ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे हम, क्योंकि मेन मेरा खरीदने का मोटिव ही मेरा कंडीशन वही है, ठीक है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 वो बताता है वारंटी को कि ये कोलेट्रल होते हैं, अगर वारंटी ब्रीच होगा तो भैया हमसे डैमेजेस क्लेम करेंगे। फिर आता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, ये बोलता है किसी के लिए कंडीशन कुछ और हो सकता है, किसी के लिए वारंटी कुछ और हो सकता है। सपोज करो मैं एक कार खरीदने गया, मेरे लिए कंडीशन क्या था भाई, कार की माइलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वहीं मेरे भाई का कंडीशन क्या था कि भाई का कार का लुक अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है, वारंटी अलग अलग है, तो भैया ये बात सिंपल है, समझे, ठीक है, ये डाइफर करता है। अब सेक्शन 13 बात करता है कि कंडीशन, देखो तुमने पढ़ा कि कंडीशन अगर ब्रीच होगा तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे कैंसिल, लेकिन सेक्शन 13 में कुछ केसेस आते हैं जिसमें कंडीशन ब्रीच हो भी जाता है बट तब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते, सिर्फ डैमेजेस लेते हो, यानी कंडीशन को तुमने वारंटी जैसा ट्रीट कर दिया। सबसे पहला वेव ऑफ, भाई तुमने बोला कि चल भाई जो है दे दे, ठीक है, मैं कंडीशन का राइट ही छोड़ता हूँ, पहले ही तुमने बोल दिया कि भाई मैं कंडीशन का राइट छोड़ता हूँ, यानी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं भी होगा तब भी मैं कैंसिल नहीं करूँगा कॉन्ट्रैक्ट, वेव ऑफ कर दिया तुमने अपने मन से, वॉलेंट्री, अपने बेनिफिट के लिए।
इलेक्ट्रोट्रेट एज वारंटी। तुमने मान लिया, अब सपोज करो तुम्हारी बीबी है, मैंने बोला सपोज करो क्योंकि भाई बीबी तो तुम्हारी है नहीं। अब मान लो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी का एनिवर्सरी और तुमको 2 दिन पहले याद आया, ओ भाई माय गॉड मेरी बीवी का तो एनिवर्सरी है। तो तुम गए एक ज्वेलरी शॉप, तुमने एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया और बोला कि इसमें डायमंड स्टोन लगा दो, डायमंड स्टोन, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। 2 दिन बाद तुम आए तो उन्होंने बोला कि भैया इसमें हमने डायमंड की जगह गोल्ड स्टोन लगा दिया है। तो तुम ज्वेलरी शॉप में क्या बोलोगे कि भाई हम नहीं लेंगे। बोलना तो तुमको यही चाहिए था कि हम ज्वेलरी नहीं लेंगे क्योंकि हमने बोला डायमंड लगाने, तुमने लगा दिया गोल्ड। लेकिन अब भाई क्योंकि एक दिन है, एनिवर्सरी है उस दिन, और अगर तुम अपनी बीवी को नहीं दोगे ज्वेलरी तो वो तुम्हें घर से निकाल देगी। तो तुम वहाँ दुकान वाले को क्या बोलोगे, अच्छा भाई जो लगाया तूने लगा, दे दे मेरे को जान बचाना है अपना, मेरे को दे दे ज्वेलरी, गोल्ड का पैसा काट ले, जो डायमंड का मैंने पैसा दिया था वो रिटर्न कर दे। यानी डायमंड का ज्वेलरी का 1 लाख था और गोल्ड के ज्वेलरी का जो बना के दिया उन्होंने 80,000 दिया, तो भाई 20,000 मेरे को वापस कर दे। तो इसी को बोलते इलेक्ट्रोट्रेट वारंटी। यानी मेन कंडीशन था कि गोल्ड का ज्वेलरी होना चाहिए, बट क्योंकि वो गोल्ड का बना था तो यहाँ पे कंडीशन ब्रीच हुआ था, तुमको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना था। बट क्योंकि तुम्हारा बेनिफिट था, तुमने बोला भाई जो है अभी दे दे मेरे को, और जो डायमंड का एक्स्ट्रा पैसा मैंने दिया वो मेरे को लौटा दे, तो वो लोग लौटा देंगे। यहाँ पर तुमने कंडीशन को इलिक्ट यानी ट्रीट कर लिया एज अ वारंटी। फिर नॉन सेपरेबल, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में एक सामान आ रहा है वो सेपरेट नहीं हो सकता था, बट तुमने सेपरेट करके उसका एक पार्ट कंज्यूम कर लिया। अरे पिज्ज़ा आया भाई, ऊपर से देख रहा है कि चिकन पिज्ज़ा है, लेकिन तुम उसको मैगियाटा समझ के 1 पीस खाने के बाद 2 पीस खाने के बाद बोलते हो सुन इधर, कंडीशन ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, भाई पिज़्ज़ा वाला आके मारेगा। नॉन सेपरेबल है, यानी पिज़्ज़ा को तुमको तोड़ना नहीं था और तुमने तोड़ के खा लिया निर्लज जैसा, तो भाई तुम अब उसको एक पार्ट एक्सेप्ट कर लिए हो तो अब तुम कैंसिल नहीं कर सकते। और उसके एक्सक्यूज़ बाय लॉ, यानी कि मान लो मैंने चाइना से कोई सामान मंगवाया, ठीक है, मंगवाया इंडिया, एंड वो सामान ख़राब था, कंडीशन उसमें फुलफिल नहीं था। दूसरे दिन इंडिया ने एनएमए डिक्लेयर कर दिया चाइना को और उनके साथ ट्रेड बंद कर दिया। तो भाई अब तो मैं चाहकर भी लौटा नहीं सकता क्योंकि ट्रेड ही बंद है, तो लॉ ही एक्सक्यूज़ कर दिया। इस सिचुएशन में सेक्शन 13 आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो। अब इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी कुछ डिफरेंस बिटवीन वगैरह भी होंगे, तो भाई देख लेना बुक में ही। अब इम्प्लाइड क्या मतलब होता है, यानी एक्सप्रेस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं गया है, कंडक्ट से इन्फर्ड हो जाता है, ठीक है। अब कुछ इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी है, समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन 14 सबसेक्शन ए, वो क्या बोलता है, एक सेलर गुड्स बेच सकता है जब वो उसका ऑनर हो और उसके पास राइट टू सेल हो। यानी कि मैं ये चश्मा तभी बेच सकता हूँ जब मेरे पास राइट है इसको बेचने का, या मैं ही ऑनर हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑनर नहीं हूँ और मैंने ये गुड्स बेचा तो भैया सीधा जो ट्रू ऑनर है उसको गुड्स लौटाओ, ये कंडीशन है, ठीक है। फिर सेक्शन 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन। मान लो मैं दुकान में गया और दुकान में जाकर बोला कि मेरे को एक बासमती राइस चाहिए और मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन बताया, तो मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन बताया तो सेलर के पास लायबिलिटी है, सेलर के ऊपर लायबिलिटी है कि भाई जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताया उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेरे को गुड्स देगा वो लोग, ठीक है। सेक्शन 15 का एक दूसरा पार्ट आता है सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। यानी मैं गया, मैंने ये पेन का सैंपल दिखाया और बोला कि इस पेन का ये देखिए सैंपल, ऐसा मेरे को पेन चाहिए, वाइट कलर में चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों बता दिया, ठीक है। तो भैया सेलर लायबल होगा कि मेरे को गुड्स ऐसा प्रोवाइड करे जो मेरे सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच करे। एक से भी अगर मैच नहीं करेगा तो मैं इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन मानूंगा, इम्प्लाइड कंडीशन, एंड सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा कैंसिल। फिर आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, ये क्या बोलता है, क्वालिटी और फिटनेस। मान लो सेलर कुछ भी बेच सकता है, सिंपल बात है, सेलर कुछ भी, देखो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या, सेलर कुछ भी बेच सकता है, कोई भी गुड्स बेच सकता है, लेकिन अगर बायर अपना पर्पस बता दे कि भाई देख मेरे को ये गुड्स चाहिए, मोबाइल देखता हूँ मैं तो मेरे को आँख में पेन होता है तो उसके लिए मेरे को ये चश्मा चाहिए, वो अपना पर्पस बता दे और वो सेलर के स्किल पे रिलाइड करे और सेलर वही गुड्स में डील कर रहा है, तो भैया सेलर लायबल है। यानी सिंपल, मैं दुकान गया,
ठीक है, एक चश्मे की दुकान में गया, क्या सेलर चश्मा ही बेचता है? हाँ, वो वही गुड्स में डील करता है। मैंने वहाँ जाकर बोला कि देखो मेरे को जब मैं मोबाइल और लैपटॉप टैबलेट देखता हूँ तो मेरे को आँख में पेन होता है, ठीक है। मैंने अपना पर्पस बताया कि मेरे को चश्मा चाहिए किस लिए, ताकि मेरे आँख पे कम असर पड़े मोबाइल के जो रेज निकलते हैं उससे, ठीक है। और मैंने उसने जो चश्मा मेरे को सजेस्ट किया कि ये वाला चश्मा आपके पर्पस को फिट करेगा, मैंने वही चश्मा बाय किया। यानी मैंने अपना पर्पस बताया, उस पर भरोसा करके वो वही चीज़ में डील कर रहा है, उस पर भरोसा करके मैंने गुड्स खरीदा। तो भैया सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोलता है कि इसमें सेलर लायबल होगा, ठीक है। अब मान लो कोई गुड्स का एक ही पर्पस है, जैसे मैं फ्रिज खरीदने गया, ठीक है, तो भाई उसका पर्पस क्या है? फ्रिज का ठंडा करने के लिए, सामान रखने के लिए। तो उसमें मेरे को पर्पस बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई एक ही पर्पस है, तो फिर उसमें क्या पर्पस में बताऊं? तो उसमें पर्पस बताने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या मैंने अगर कोई ब्रांड नेम के अंदर कोई गुड्स खरीदा, सपोज करो मैं गया और मेरे को बोला ये ब्रांड चाहिए मेरे को, ये ब्रांड का सामान चाहिए मेरे को, तो उस सिचुएशन में मैंने सेलर के स्किल पे रिलाय नहीं किया, तो वो तब ये जो सेक्शन है ये अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 मर्चेंटेबिलिटी। ये क्या बोलता है? जब गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे जाएंगे और सेलर वही गुड्स में डील कर रहा है, तो भैया गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, यानी अच्छे यूज़ करने लायक के क्वालिटी के होने चाहिए। अब मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बायर एग्जामिन कर रहा है गुड्स को, यानी वो चेक कर रहा है गुड्स को, और वो डिफेक्ट फाइंड नहीं कर पाया नॉर्मल इंस्पेक्शन में, जो कि आराम से किया जा सकता था, उस सिचुएशन में सेलर लायबल नहीं है। यानी इन शॉर्ट, अगर तुम सी हो, मतलब क्यूट हो, इनोसेंट हो, तो तुम्हें लॉ प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर इसी के जैसा आता है कंडीशन एज टू होलसम। ये मर्चेंटेबिलिटी का ही छोटा भाई है, बस ये खाने पीने के सामान पे लगता है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल। मान लो एक गुड सैंपल से बेचा गया, यानी सेलर ने मेरे को सैंपल दिखाया, ठीक है। तो भैया देखो सैंपल जो है, या मैंने सैंपल दिखाया कि भैया मेरे को ऐसा ही गुड चाहिए, ये सैंपल मेरे को दिखा दो, ठीक है। तो देखो सैंपल बल्क ऑफ गुड्स जो है सेम होने चाहिए, यानी जैसा सैंपल दिखाया गया है वैसा ही गुड्स होना चाहिए। बायर को रिजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए गुड्स को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। और गुड्स जो है लेटेंट डिफेक्ट यानी हिडन डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं सेक्शन इम्प्लाइड वारंटी पे। इम्प्लाइड वारंटी में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 14 सबसेक्शन बी। ये क्या बोलता है? बायर अगर गुड्स खरीद के आया है तो भाई उसका पास राइट है कि वो इंजॉय करेगा पोजेसन ऑफ गुड्स, लेकिन अगर ये पोजेसन यानी उसको यूज़ करने का पावर अगर डिस्टर्ब किया गया, किसी सुपीरियर टाइटल यानी किसी के पास वैलिड टाइटल था, उसने आके बोला ये गुड्स मेरा है, तुम्हारे पास कैसे आ गया, तो यहाँ डिस्टर्ब हुआ, तो उस सिचुएशन में जो है बायर जो है क्लेम करेगा डैमेजेस सेलर से। फिर 14 सबसेक्शन सी बोलता है कि गुड्स फ्री होने चाहिए चार्जेस से, यानी किसी और को तुम किसी और का सामान मेरे को आके नहीं बेच सकते और वो चीज़ मेरे को पता नहीं है, तो भैया ये सब तुम नहीं कर सकते। 14 एक ही बारे में बात करता है कि भाई देख दूसरे का सामान मत बेचना, बस। फिर 16 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग के कारण जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग एनेक्स्ड हो जाता है, तो उसमें फिर बाकी बातें बताई नहीं जाती, आराम से अंडरस्टैंडिंग ही हो जाता है। एक ही दुकान से मैं ले रहा हूँ तो भाई अंडरस्टैंडिंग हो गया कि मैं कैसा सामान लेता हूँ, बस सिंपल वही बात है। और लास्ट जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, यानी अगर तुम्हारे गुड्स में बम बारूद है, मतलब फट जाता है भाई, चलते चलते फट जाता है। अब मान लो मैं मोबाइल लेने गया हूँ, मोबाइल 2 घंटा यूज़ करने के बाद फट जाता है, तो भाई ये बात अगर सेलर को पता है तो मेरे को बताना पड़ेगा भाई, चलाते चलाते फट गया तो फिर मैं तो डैमेजेस क्लेम करूँगा, बस। अब एक एक्सेप्शन, अब यहाँ पे वो आता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट इम्प्टर्न, यानी लेट्स द बायर बी एवर। यानी ये बोलता है कि सेलर कुछ भी बेचे, सेलर लायबल नहीं होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल है। भाई गुड्स तुम सेलेक्ट करो अपने हिसाब से और उसके बाद पेमेंट करो, तुम बाद में सेलर को नहीं पकड़ सकते। बट ये भाई कुछ अजीब नहीं हो जाएगा, मतलब सेलर इसका गलत इस्तेमाल कर लेगा, तो इसलिए इसके एक्सेप्शंस आते हैं। जितने इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी अभी तुमने पढ़ा वो सब इसके एक्सेप्शन है। अब आ जाते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 का सेक्शन 18 बोलता है कि अनअसर्टेन गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर तभी होगा जब वो असर्टेन हो जाएगा। सिंपल बात है भाई, जब ग्रुप ऑफ सोप साबुन रखा हुआ है, ठीक है, साबुन रखा हुआ है ग्रुप्स का, तो उसमें से सब है तुम उठाओगे नहीं ना, तुम 1-2 को उठाओगे, तो जैसे उठाओगे तो वो असर्टेन हो गए, तभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो सकता है। सेक्शन 19 क्या बोलता है कि भाई देखो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा, उसका टाइम क्या होगा, मतलब कब ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा। तो भाई ये
पार्टीज़ के इंटेंशन से पता चलता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वो लोग डिसाइड कर ले या उन लोग के कंडक्ट से या सरकमस्टांसेस से टाइम डिसाइड होगा कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना कब है। सेक्शन 20 बात करता है कि स्पेसिफिक गुड्स का अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना है तो उनको डिलीवरेबल स्टेट में डालना होगा, ठीक है। सेक्शन 21 बोलता है कि भाई अगर स्पेसिफिक गुड्स नहीं है डिलीवरेबल स्टेटमेंट डालो ना, वेट किसका कर रहे हो, ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है तो भाई डालो। तो सेलर को कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ता है, उसके बाद ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। और सेक्शन 22 बोलता है मान लो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है भी बट फिर भी सेलर को कुछ करना है ताकि प्राइस वगैरह फाइंड हो सके, तो वो सब करेगा तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। सेक्शन 23 बात करता है सेल ऑफ अनसर्टन गुड्स, यानी एक अनसर्टन गुड्स सेल कैसे होगा, उसका ऑनरशिप ट्रांसफर कैसे होगा। सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लड़के लोग अच्छे से रिलेट करेंगे। लड़का लोग को अगर घर में बोला जाता है कि भाई जाके सब्जी लेके आ, आलू लेके आ, हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन उठाते हैं निकल जाते हैं। सब्जी वाले के पास गए हम लोग, वहाँ आलू ऐसा रखा हुआ है पूरा, तो क्या वो अनसर्टेन है? बिल्कुल अनसर्टेन है, अभी मैंने आइडेंटिफाई थोड़ी किया है, तो वो अनसर्टेन गुड्स है। तो अनसर्टेन गुड्स का अगर ऑनरशिप ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन गुड्स का होना चाहिए, यानी वो आलू अनसर्टेन है, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि अच्छे आलू हैं क्या छोटे छोटे, मैंने डिस्क्रिप्शन बताया, यानी अनसर्टेन गुड्स का डिस्क्रिप्शन मेरे को बताना होगा अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने आलू वाले से पूछा, आलू वाले भैया क्या आपके पास आलू है छोटे छोटे अच्छे वाले, मीठे आलू नहीं? तो उन्होंने वो लोग वो बोलेंगे कि हाँ हाँ भाई ये रखा हुआ तो है इतने सारे, ठीक है। तो क्या उसके बाद मैं असेंट दे दूंगा, ठीक है, मैं असेंट दे दूंगा और उसके बाद अप्रोप्रिएशन होगा। समझो 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 अच्छे से समझो। फिर मैं आलू देखूंगा, मैं बोलूँगा ठीक है भैया दे दीजिए, मैंने असेंट दे दिया। असेंट मतलब अप्रूवल, ये एक्सप्रेस भी दे सकता हूँ इम्प्लाइड भी दे सकता हूँ। एक्सप्रेस यानी मैंने बोला कि भैया आलू है, उसने बोला ये रखा हुआ है, मैंने बोला दे दीजिए, ये एक्सप्रेस हुआ। मैंने बोला आलू है तो उसने बोला हाँ है ये रखा हुआ है, ठीक है। उसने बोला 1 किलो तौल दूँ, तो मैंने बोला ठीक है, या उसने 1 किलो तौलना स्टार्ट कर दिया, मैं कुछ नहीं मैं देख रहा हूँ बस, यानी मैंने इम्प्लाइडली बोल दिया कि हाँ भाई असेंट दे दिया कि चाहिए आलू दो मेरे को आलू, ठीक है। और ये असेंट जो है मैं सिलेक्शन से पहले भी दे सकता हूँ। सिलेक्शन मतलब अप्रोप्रिएशन, यानी कि अब आलू को सेलेक्ट करने की बारी आई। लड़के जब जाते हैं आलू खरीदने तो वो सेलर को बोलते हैं कि भैया आलू अच्छे अच्छे दे दीजिए तौल दीजिए। तो लड़के जो सेलर होता है वो आलू सेलेक्ट करता है, अनसर्टेन से असर्टेन बनाता है, सेलेक्ट करता है। और वो सेलेक्ट करता कैसे है? मेरे एसेंट से। मैंने बोला कि भाई अच्छे अच्छे आलू तौल दीजिए, मैंने अप्रूवल दिया, वो आलू सेलेक्ट कर रहा है। या ये भी हो सकता है वो डलिया मेरे को दे दे और बोले कि भाई तू सेलेक्ट कर ले, तो मैं अब आलू सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन मैंने असेंट किसका लिया? सेलर का। यानी कि अप्रोप्रिएशन जो आलू का सिलेक्शन होगा वो सेलर भी कर सकता है बायर के एसेंट से और बायर भी कर सकता है सेलर के एसेंट से, ठीक है। और ये एसेंट जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है और अप्रोप्रिएशन यानी सिलेक्शन से पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। यानी मैंने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद बोला हाँ ठीक है भाई 1 किलो ही देना, तो वो निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएटेड होना चाहिए, यानी कि सिंपल बात मैं बोलूँगा कि भाई इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहिए। क्या सेलर आलू वाला ये कंडीशन लगा सकता है कि भाई ये आलू तू आज रात नहीं बना सकता, इसको कल सुबह ही बनाना, ये कोई कंडीशन वो नहीं लगा सकता। अनकंडीशनल होना चाहिए। और उसके बाद उसका ट्रांसफ़र फिर कब होगा? जैसे वो पॉलिथीन में डाल के मेरे को दे देगा, उसको डिलीवरेबल स्टेट में डाल देगा। ऐसे तो आलू लेके मैं नहीं ना आऊँगा भाई, उसको मैं डिलीवरेबल स्टेट में डालूंगा, वो मैं फिर अनसर्टेन गुड्स हो गया ऑनरशिप उसका ट्रांसफर। सेक्शन 23 यही बात बोलता है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अनकंडीशनल अप्रोप्रिएटेड क्या हुआ? जब सेलर कोई राइट रिजर्व ना करे और डायरेक्ट डिलीवरी के लिए दे दे गुड्स को, उसको बोलते हैं अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। सेक्शन 24 मान लो सेलर ने गुड्स दिया, बोला पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करें, तो सेलर गुड्स दे देता है बायर को। अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, वो दिया है गुड्स कि भाई 3 दिन तू अच्छे से इसको यूज़ कर और यूज़ करके मेरे को बताना लेना है कि नहीं। सपोज समझे, मेरे को बोला गया कि यूज़ करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो मेरे को अप्रूवल बेसिस पे भेजा गया है सेक्शन 24। तो ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होगा? वो जो गुड्स भेजा गया है, तो या तो मैं 3 दिन बाद या 3 दिन से पहले ही बोल दूँ भाई गजब का गुड्स है भाई, मैं खरीद रहा हूँ उसको, मैं सिग्निफाई मैं बता दूँ कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। या फिर एक्सपायरी ऑफ टाइम, 3 दिन के लिए मेरे को गुड्स यूज़ करने दिया गया था, आज 5वां दिन हो गया, मैंने ना गुड्स लौटाया है ना मैंने हाँ बोला है और गुड्स मेरे ही पास है और मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, तो भैया सेलर मान लेगा कि भाई ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया है, अब गुड्स उसका है। तीसरा अनकंसिस्टेंसी, ये क्या हुआ भाई? मैं गुड्स लाया और मैंने अपने दोस्त को दे दिया, मैंने दोस्त को बेच दिया,
तो यहाँ भाई मैं ही नहीं ऑनर हूँ तो मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस बोलता है कि तुमने अगर गुड्स बेचा तो भैया मान लेंगे कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया था गुड्स एंड तुम ऑनर बन गए हो, अब चुपचाप से सेलर को पैसा दो। सेल फॉर कैश ओनली, ये थोड़ा अलग बात बोलता है। ये क्या बोलता है, ऑनरशिप ट्रांसफर तभी होगा जब पे करोगे प्राइस, यानी कि 3 दिन के लिए भेजा गुड्स, 3 दिन के लिए सेलर ने मेरे को गुड्स दिया कि भाई तू यूज़ कर, लेकिन उसने बोला कि ये सेल फॉर कैश ऑनली है। उस सिचुएशन में मैं अगर बेच भी दूंगा ना तो सेलर उससे गुड्स ले लेगा आकर, उससे लेने का पावर रखता है सेलर, समझो यहाँ बात को। फिर आते हैं सेक्शन 25 रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी सेलर जो है अपना राइट जो है रिजर्व कर सकता है कुछ कंडीशन लगाकर कि भाई देख ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होगा, तब तक मैं राइट रिजर्व कर रहा हूँ। सेक्शन 25(1) 2 क्या बोलता है, मान लो कोई गुड्स अगर शिप से भेजा जा रहा है, रेलवे से भेजा जा रहा है, तो सेलर रिजर्व कैसे करेगा टाइटिल। भाई एक रेलवे रिसिप्ट आता है, जब तुम रेलवे से सामान भेजोगे ना तो एक रेलवे रिसिप्ट आता है, वो रिसिप्ट जिसके पास होगा गुड्स वही ले लेता है रेलवे से। तो भाई वो रिसिप्ट अगर वो अपने नाम पे एजेंट पे ट्रांसफ़र कर लेगा तो भाई हम बोलेंगे हम लोग की टाइटल रिजर्व कर लिया। सब सेक्शन 3 वो क्या बोलता है, अगर सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है और बायर को देता है, बोलता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर तभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा, तो बायर जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा। सेक्शन 26 रिस्क इज प्राइमा फेसी ट्रांसफर विथ ऑनरशिप, माना जाता है जो ऑनर गुड्स उसका रिस्क कौन उठाएगा, गुड्स का रिस्क कौन उठाएगा, ऑनर। यानी मेरा लैपटॉप है, ये लैपटॉप अभी गिर जाए तो इसको ठीक करवाने का खर्चा भाई भगवान ना करे गिर जाए, ये अगर कुछ हो जाए, सपोज करो मेरा ये चश्मा है ये टूट जाए तो इसका रिस्क कौन है उठाएगा, मैं उठाऊंगा, मैं लायबल हूँगा इसको ठीक करवाने का, ठीक है। तो रिस्क माना जाता है कि ऑनरशिप के साथ साथ चलता है, यानी कि जो ऑनर गुड्स का रिस्क वही उठाएगा। बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है। पहला, अगर मान लो मैं ऑनर बन गया हूँ और मेरा गुड्स आ रहा है लेकिन गुड्स में डिलीवरी में डिले हो गया, या तो सेलर के कारण या मेरे ही कारण, तो भाई जो डिले करेगा वो लायबल। और दूसरा एक एक्सेप्शन है, बेली को अगर कोई गुड्स मिला है उसको तो उसको उसका देखभाल करना होगा, उस सिचुएशन पे ये सेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। फिर सेक्शन 27 भाई ये थोड़ा अच्छे से समझना। सेक्शन 27 बोलता है नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट, यानी कोई एक आदमी जो नॉन ऑनर है, कोई गुड्स का जो ऑनर नहीं है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता गुड्स। इम्प्लाइड कंडीशन वाला ही बात समझ लो यहाँ कि ऑनर ही गुड्स को बेच सकता है, नॉन ऑनर वैलिड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बट सेक्शन 27 में फिर कुछ एक्सेप्शंस है, जहाँ पे ऑनर नहीं भी हूँ मैं तब भी गुड्स ट्रांसफ़र करूँगा तो जिसको करूँगा उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। कौन कौन से केस, सबसे पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, यानी सपोज करो यहाँ एक राशन की दुकान है, वो राशन की दुकान में किसी का मान लो राशन छूट गया, आटा छूट गया, ठीक है, वो आटा उसने रखा अपने पास रख लिया, ठीक है। क्या ये आटा उसका था, सेलर का? द आंसर इज नो, सेलर का नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके पोजीशन में है गुड्स, वो आटा उसके पोजीशन में और वो यही गुड्स में डील करता है, और कोई बायर आया उसने ये गुड्स उसको बेच दिया, तो क्या ये कर सकता है? क्या वो जो बायर जो आया क्या उसको वैलिड टाइटल मिलेगा? द आंसर इज यस, उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट इसको हम लोग बोलते हैं। फिर सेल बाय जॉइंट ऑनर, मान लो एक गुड्स है, ठीक है, उसका ऑनर ABC तीनों है, तीनों ऑनर है, लेकिन पोजेशन किसके पास है, यानी C के पास। सपोज करो एक घर है, ABC तीनों के नाम, घर का एग्जांपल नहीं ले सकता भाई क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स ही समझो। कोई गुड्स है उसका ABC तीनों मालिक है, AB बाहर रहता है, C के पास वो गुड्स रखा हुआ है और C ने वो गुड्स बेच दिया बिना AB से पूछे हुए, लेकिन क्या वैलिड टाइटल मिलेगा? देखो सी ने जो बायर ने खरीदा है, अगर उसने गुड फेथ में खरीदा है तो उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। गुड फेथ मतलब भाई वो नहीं जानता था कि इसका नॉन ऑनर्स है, बाकी ऑनर्स भी हैं, ठीक है, और उनसे इन्होंने नहीं पूछा है, यानी गुड फेथ मतलब भाई इनोसेंट आदमी, बोनाफाइड पर्सन। फिर आता है सेक्शन 29 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बोलता है, मान लो मैंने किसी से फ्रॉड करके कोई सामान खरीद लिया और उसको बेच दिया, तो भाई जब मैंने खरीदा फ्रॉड करके तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में समझाया कि ये वॉइडेबल है, यानी वो केस करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। जब तक वो केस करता है उससे पहले ही मैंने किसी और को बेच दिया और वो सामने वाला आदमी ने गुड फेथ में ये गुड्स मेरे से खरीदा है, उस सिचुएशन में भी उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 समझो साथ में। सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सेलर
गुड्स बेच दिया, बोला कि ठीक है शाम में डिलीवरी देंगे। बायर ने खरीद के पैसा वैसा देकर घर आ गया। शाम में डिलीवरी देने से पहले कोई दोपहर में एक आदमी आया, वो बोला ये गुड्स को हम 5 लाख एक्स्ट्रा देंगे। तो भाई सेलर का मन बहल गया, तो उसने ये गुड्स बेच दिया। उसको ये जो बायर को बेचा उसको ये नहीं पता था कि ये गुड्स ऑलरेडी बिक चुका है, तो उस सिचुएशन में भी बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा। सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, मान लो बायर को गुड्स मिला, अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी मिला है बस, और उसने बेच दिया किसी तीसरे पर्सन को, और वो तीसरा पर्सन ने गुड फेथ में एक्वायर किया, तो भाई उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। ये पूरा एक्सेप्शन में एक कॉमन पॉइंट है, गुड फेथ गुड फेथ गुड फेथ। सामने वाला आदमी गुड फेथ में खरीदेगा, उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। स्टोपल, मान लो मैं इस चश्मे का ऑनर हूँ, ठीक है, मेरा भाई बोल रहा है कि भाई ये चश्मा 500 में बिक जाएगा, बोलो खरीदोगे तुम। मैं सुन रहा हूँ ये बात, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो सामने वाला क्या समझेगा कि भाई ऑनर है, इसके पास राइट है सेल करने का। अब मेरा भाई ने 500 में ये बेच दिया, बेचने के टाइम जब उसको चश्मा मिल रहा था, मैं जाके बोलता हूँ नहीं नहीं मैं ये चश्मा नहीं बेचूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। यानी एक बार मैं अप्रूव कर दूं, यानी मैं उसको दे दूं कि भाई तू बेच सकता है, तो भैया अगर वो बेचा है तो मैं फिर डिनाई नहीं कर सकता, स्टॉपल बोलते हैं। फिर रीसेल बाय अनपेड सेलर, बाय अनपेड सेलर के केस में हम लोग रीसेल कर सकते हैं, ये हम लोग सेक्शन यूनिट 4 में अभी आगे पढ़ेंगे। एंड लास्ट अदर एक्ट्स में भी हम लोग रीसेल कर सकते हैं। सेल बाय ओएल, ओएल मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर, फिर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड और सेल बाय पॉनी, ये हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट में करके आए हैं। अब आते हैं यहाँ से कुछ छोटे छोटे सेक्शन है। 31 बोलता है कि बायर का ड्यूटी है कि वो डिलीवरी के लिए डिमांड करेगा, सेलर उस पर रिस्पॉन्ड करके उसको डिलीवरी कर देगा। 32 बोलता है कि डिलीवरी और पेमेंट कंकरेंट होते हैं अगर कुछ अलग से डिसाइड नहीं है, यानी दोनों साथ साथ होते हैं। 33 बोलता है कि भाई डिलीवरी इफेक्ट कैसे होता है, मतलब होता कैसे, जब पोजीशन हम एक आदमी से उठाकर दूसरे पे डाल देते हैं। सेक्शन 34 बोलता है अगर कोई सामान है जो कि हम उसका डिलीवरी पार्ट में बुला रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिलीवरी इन प्रोग्रेस। यानी सपोज करो एक डिलीवरी है और मेरा इंटेंशन ये है कि उसको इकट्ठे लाना डिलीवर करना था, बट वो पार्ट में आ रहा है, तो दूसरे एक पार्ट अगर मेरे पास रिसीव हो गया तो दूसरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे कि वो अभी डिलीवरी इन रिमाइंडर है। बट अगर मेरा इंटेंशन है कि भाई सब सामान को अलग अलग मंगवाना है, तो भाई सब डिलीवरी अलग अलग होगा। फिर सेक्शन 35 बोलता है कि बायर को अप्लाई करना होगा डिलीवरी के लिए, सेलर कभी भी नहीं तुमसे पूछेगा कि डिलीवरी कब करनी है, बायर करेगा ये काम। सेक्शन 36 में 5 सेक्शन। 1 बोलता है कि कहाँ डिलीवरी होना है, ये लोकेशन पता चलेगा तुमको, जहाँ लोकेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है। सेकंड पार्ट बोलता है कि सेकंड 2 बोलता है कि डिलीवरी टाइम जो सेलर सेलेक्ट करेगा वो रिजनेबल होगा। ये नहीं सेलर बोलेगा कि भाई रात के 2 बजे तुझे डिलीवरी देने आऊँगा, ये सब नहीं बोल सकता। फिर थर्ड क्या बोलता है कि भाई जो थर्ड पार्टी को अगर मान लो डिलीवरी हो गया, तो ये डिलीवरी कंप्लीट कब होगा, जब थर्ड पार्टी बता देगा कि हाँ तेरा सामान ले लिया हूँ मैंने। 4 बायर भी रीजनेबल टाइम सही सेलेक्ट करेगा, बायर नहीं बोलेगा नहीं डिलीवरी लूंगा तो मैं रात के 2 बजे, भाई मार देगा सेलर तुमको। और 5वां लास्ट जो है कि डिलीवरेबल स्टेट में डालने का जो भी खर्चा है गुड्स का, वो कौन उठाएगा, सेलर। और जो भी डिलीवरी करने का चार्जेस है वो कौन उठाएगा, बायर। तुम लोग से डिलीवरी चार्ज नहीं लेता है, जोमेटो फ्लिपकार्ट लेता है ना, तो बस वही वाला बात है। सेक्शन 37 ये क्या बोलता है, मान लो तुमने डिलीवरी के लिए तुमने कोई सामान मंगवाया और सामान कम आया, तुमने 1 किलो आटा मंगवाया, तुमको आधा किलो आटा मिला, तो तुम्हारे पास 2 चीज़ करने के लिए, या तो तुम एक्सेप्ट कर लो और आधे किलो के लिए स्यू कर दो। आधा किलो आटा एक्सेप्ट कर लिया, आधा किलो के लिए स्यू कर दिया, या पूरा ही रिजेक्ट कर दो, नहीं ले रहा भाई जा। फिर आ गया एक्सेस, 1 किलो आटा तुमने मंगवाया, आ गया 2 किलो आटा, फिर तुम क्या कर सकते हो, 1 किलो एक्सेप्ट कर लो और बाकी जो 1 किलो एक्स्ट्रा आ गया उसको रिजेक्ट कर दो, ये कर सकते हो। या दूसरा तुम क्या कर सकते हो, पूरा 2 किलो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन निर्लजों उनका पैसा देना होगा अगर तुम 2 किलो एक्सेप्ट कर रहे हो। ये नहीं कि आ गया उसको तो पता ही नहीं, रख लेता हूँ 1 किलो एक्स्ट्रा आ गया, वाह वाह वाह, नहीं चुपचाप से पैसे दो, समझे। और तीसरा मिक्स डिलीवरी, मान लो आटा के साथ मैदा मिल के आ गया, अब भाई तुम अगर सेपरेट कर सकते हो तो ठीक है सेपरेट कर लो, बाकी रिजेक्ट कर दो। अगर नहीं सेपरेट कर सकते हो तो भाई पूरा रिजेक्ट करो, आटा और मैदा सेपरेट तो हो नहीं सकता। फिर सेक्शन 38 डिलीवरी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी हो सकता है, इसको हम लोग बैड डिलीवरी बोलेंगे। 39 बोलता है कि जैसे ही कैरियर को देंगे हम गुड्स कि भाई जाके बायर को डिलीवर कर दो, मेरे लिए प्राइमा फेसी मान लिया जाता है सेलर के लिए कि डिलीवरी कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब जो रास्ते में गुड्स को दिक्कत होगा वो कैरियर का प्रॉब्लम। सेक्शन 40 क्या बोलता है, मान लो कोई डिलीवरी, कोई गुड्स का डिलीवरी डिस्टेंट लोकेशन यानी बहुत दूर करना है, सेलर के जूरिडिक्शन से बाहर जाकर, उस सिचुएशन में जो है
बायर जो है लायबल होगा क्योंकि वो सेलर के एरिया से ही बाहर है। सेक्शन 41 बल्क ऑफ गुड्स, यानी अगर गुड्स बल्क ऑफ गुड्स है, मतलब एक गुड्स नहीं आ रहा है, बहुत सारा बल्क ऑफ गुड्स आ रहा है, तो बायर के पास टाइम होना चाहिए कि भाई चेक कर सके, रीजनेबल टाइम होना चाहिए। सेक्शन 42 डिलीवरी एक्सेप्टेड, डिलीवरी एक्सेप्टेड तब माना जाएगा जब बायर बता देगा कि हाँ भाई एक्सेप्ट कर लिया, या टाइम एक्सपायर हो गया, और तीसरा इनकंसिस्टेंसी हो गया। सेक्शन 24 से रिलेट करो। 43 एंड 44 क्या, 43 क्या बोलता है, बायर के पास राइट है कि वो डिलीवरी रिजेक्ट कर देगा, नहीं लेगा गुड्स अगर गुड्स उसके हिसाब से नहीं हुए, ठीक। लेकिन 44 क्या बोलता है, अगर ये रिफ्यूज़ल रॉन्गफुल हुआ तो भैया सेलर तुमसे सारे चार्जेस रिकवर कर लेगा। इसी के साथ यूनिट 3 होता है तुम्हारा ख़त्म। अब यूनिट 4 आते हैं हम लोग, रुको एक मिनट, यूनिट 4 चलो यूनिट 4 में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन 45 अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन है भाई, जिसने गुड्स बेचा बट कैश पे बेचा, उसको कैश ही नहीं मिला अभी तक, या क्रेडिट पे बेचा और क्रेडिट का पीरियड ही एक्सपायर हो गया, और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक डिसऑनर हो गया है, इसको हम लोग बोलेंगे सेक्शन 45 अनपेड सेलर, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 46 अनपेड सेलर का राइट क्या क्या है। अनपेड सेलर का राइट सिंपल है, गुड्स के अगेंस्ट कुछ राइट्स है और बायर के अगेंस्ट कुछ राइट है। सेक्शन 47 लियन, अब गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट है, मतलब गुड्स पे क्या क्या राइट एक्सरसाइज कर सकता है। सबसे पहला लियन यानी रिटेन पोजीशन, मान लो कैश सेल हुआ और कैश रिसीव नहीं हुआ, क्रेडिट सेल हुआ और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, इस सिचुएशन में क्या कर सकता है, जो गुड्स गोडाउन में रखा हुआ है सेलर का, उस पर लियन एक्सरसाइज कर लेगा, यानी उसको रोक लेगा, थाम देगा, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब ये लियन का टर्मिनेशन कैसे होगा, या तो वेव ऑफ कर दे, मैंने वेव ऑफ कर दिया लियन का, ठीक है, या बायर को गुड्स ही मिल गया तो भाई मैं लियन किस पे करूंगा जब गुड्स ही नहीं है मेरे पास, और या फिर मैंने गुड्स अपने गोडाउन से निकाल कर कैरियर को दे दिया है, तो अब मेरे गोडाउन में तो है ही नहीं जो मैं उस पर अपना कब्जा करूंगा, नहीं है। सेक्शन 50 बात करता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट देखो, लियन कहाँ तक था, गोडाउन तक, यानी गोडाउन तक में अगर तुम्हारा गुड्स रखा हुआ है तो तुम उस पर लियन एक्सरसाइज कर लो। लेकिन गोडाउन से बाहर चला गया, डिलीवरी बॉय को तुमने दे दिया, अब डिलीवरी बॉय लेकर जा रहा है बायर के पास, तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। वो तुम वहाँ पे ट्रांजिट को रोक सकते हो, यानी डिलीवरी बॉय को रोक सकते हो कि मत देना गुड्स। कब कब, जब प्राइस अनपेड होगा, सेलर पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स। पार्टेड मतलब ये चश्मा है, मैंने दे दिया डिलीवरी बॉय को, पार्ट कर दिया, ठीक है, दे दिया, और उसके बाद बायर इंसॉल्वेंट हो गया और गुड्स ट्रांजिट में है। अगर ये ये चारों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लूँगा। अब इसको याद करने का तरीका सिंपल है, यूपीआई तुम करते हो, यूपीआई ट्रांजेक्शन, बस यूपीआईटी, अनपेड पोजीशन इंसॉल्वेंट ट्रांजिट। ड्यूरेशन कब कब है मैं बता देता हूँ, कैरियर को जैसे तुम गुड्स दोगे वहाँ से लेकर जब तक बायर को नहीं रिसीव होता है, वो जो पीरियड है बीच में, उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिट पीरियड, ठीक है। फिर आते हैं ट्रांजिट खत्म कैसे होगा, देखो डिलीवरी हो गया, बायर को गुड्स मिल गया, तो अब भाई तुम ट्रांजिट रोकोगे किसका, गुड्स का, ठीक है। फिर बायर इंटरसेप्शन करके गुड्स ले लेता है, यानी भाई डिलीवरी एड्रेस जाने से पहले ही बायर रास्ता में मिल जाता है और गुड्स डिलीवर हो जाता है, तो बायर के पास चला गया तो भाई गुड्स ही नहीं है तो ट्रांजिट करोगे कैसे। फिर कैरियर ही बायर के द्वारा अपॉइंट हुआ है, शिप जो है बायर के द्वारा अपॉइंट हुआ है, सोच रहा है बायर कितना अमीर है। फिर एजेंट रिसीव कर लिया गुड्स और एक्नॉलेज कर दिया बायर को, कैरियर ही रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया गुड्स डिलीवर करने में, इस सब केसेस में क्या होगा, ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। सेक्शन 52 बोलता है कि ट्रांजिट इफेक्ट कब होगा, भाई सीधा एक नोटिस दे दो कैरियर को, भाई देख उसको डिलीवर नहीं करना, वो निर्लज आदमी है। सेक्शन 53 बोलता है लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेलर का डिफीट हो जाएगा कब, मान लो बायर को मैंने गुड्स दिया, ठीक है, बायर को मैंने गुड्स नहीं दिया है, बायर को मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया और बायर को बोला कि भाई तू इसको रीसेल कर सकता है, तू इसको बेच सकता है। बायर किसी थर्ड पर्सन को अगर बेच देता है गुड फेथ में, तो भाई मेरा लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, सामने वाला आकर मेरे से गुड्स ले लेगा। अगर मैं असेंट कर दूं तो, मैंने अप्रूवल दिया तो, अगर अप्रूवल नहीं दूंगा तो भाई वो किसी को भी बेचे फर्क नहीं पड़ता, मैं लियन एक्सरसाइज करके बैठा हूं जब तक मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 54 राइट ऑफ रीसेल। अब मान लो क्या भाई, देखो रीसेल करना मेन फोकस होता है सेलर का, भाई लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके गुड्स अपने पास मंगवा कर सेलर क्या ही करेगा, अपने पास रखेगा तो नहीं, म्यूजियम में सजा के रखूंगा, नहीं, वो रखता क्यों है कि भाई अगर बायर से पैसा नहीं मिला तो उसको बेच के मैं अलग से पैसा लूंगा। तो देखो अगर पेरिशेबल गुड्स है, यानी जो खराब हो जाएंगे टाइम जल्दी ही, तो उसमें बिना नोटिस दिए सीधा उसको सेलर रीसेल कर देगा, ठीक। बट
पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो उसमें नोटिस देना होगा। अगर नोटिस नहीं देगा तो भैया अगर कोई लॉस होगा, मान लो 10 रुपये में बायर को बेचा और जो उसके बाद बेच रहा है 8 रुपये में, तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ये लॉस रिकवर ही नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो बायर को दे देना होगा क्योंकि ऑनर वो है। इसलिए बोला जाता है नोटिस दे देना भाई, नहीं तो नोटिस देने के बाद तुम लॉस भी रिकवर करोगे और प्रॉफिट भी अपने पास रख लोगे। फिर सब्सिक्वेंट बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा, जिसको बेचा जा रहा है उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। और कभी कभी होता है कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिख देता है कि भाई अगर तूने पैसा नहीं दिया तो हम लोग इसको रीसेल कर देंगे, उसमें कोई नोटिस वोटिस देने का जरूरत नहीं है। अब क्या क्या राइट है बायर के अगेंस्ट में सेलर का, देखो सबसे पहला सूट फॉर प्राइस, प्राइस के लिए केस कर देंगे। दूसरा सूट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, मान लो डिलीवरी भेजा हमने गुड्स, उसने एक्सेप्ट नहीं किया डिलीवरी, तो हम क्या बोलेंगे, तू डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चल तेरे पे सूट किया और उसके चार्जेस वगैरह सब क्लेम कर लूंगा। सेक्शन 60, मान लो बायर निर्लज था, उसने कॉन्ट्रैक्ट ही रेप्यूडिएट कर दिया यानी कैंसिल कर दिया, तो मैं केस करूंगा। उसके बाद सेक्शन 61, मैं इंटरेस्ट भी लेस, प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकता हूं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर पैसा नहीं मिला और उसके साथ साथ इंटरेस्ट मिलेगा तो भैया ठीक है, अगर नहीं मिला है तो कोर्ट मेरे को अवॉर्ड कर सकता है। फिर अब देखो यहाँ हम लोग खाली सेलर 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 पढ़ रहे हैं, भाई बायर को भी कुछ राइट मिले। सेक्शन 57 में अगर डिलीवरी नहीं होगा तो बायर भी केस कर सकता है। 58 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कोर्ट जाकर बोल सकता है बायर कि नहीं इसको बोलो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। ये कब बोल सकता है, जब डैमेजेस एडुकेट ना हो, यूनिक नेचर का गुड्स हो, मोनालिसा की पेंटिंग हो, और इसके बाद स्पेसिफिक गुड्स हो और ये पॉसिबल हो अंडर रिलीफ एक्ट। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 59 ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ, केस करेंगे। वारंटी में तो भाई केस करेंगे, डैमेजेस लेंगे, या तो डैमेजेस क्लेम करो या डिनोमिनेशन यानी प्राइस कम करवा लेंगे, या एक्सटेंशन यानी प्राइस ही खत्म करवा देंगे। ठीक है, सेक्शन 60 सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 61 इंटरेस्ट। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 64 ऑक्शन सेल। भाई आईपीएल का ऑक्शन देखे हो, उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिडर्स को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है एक बिडिंग प्रोसेस पे कि आइए, इनविटेशन दिया जाता है, आइए बिडिंग में जो सामान है उसमें बिड लगाइए। इसी को बोलते हैं ऑक्शन सेल। ये एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें रूल क्या है, सारा गुड सेपरेटली बिकेगा, ऑनरशिप ट्रांसफर होगा जैसे ही हैमर गिरेगा और कोई अदर कस्टमरी मैनर है तो। अब देखो हैमर गिरा और उठने से पहले हैमर का वो टूट के किसी सामान पे जाके टूट गया, क्या ऑनरशिप ट्रांसफर होगा? द आंसर इज नो। हैमर पटकाने के बाद हैमर वापस आने चाहिए अपने पोजीशन पे, तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। अब सेलर जो है ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ये बात उसको नोटिफाई करना होगा ऑक्शन सेल में। अगर नहीं करता है तो उसको फ्रॉडलेंट माना जाएगा। उसके बाद गुड्स जो है हमेशा जो रीसेट प्राइस है उस पर बेचा जाएगा। जैसे क्रिकेटर लोग का होता है कि बेस प्राइस 20 लाख, तो 20 लाख से नीचे नहीं बिक सकता, 20 लाख या 20 लाख से ऊपर ही बिकेगा। और उसके बाद सेलर पफर में इंगेज कर सकता है। वो टकलू अंकल को देखे हो, दिल्ली वाले का, दिल्ली का जो झूठ मूठ का प्राइस बढ़ा देता है, तो वो जो है टकलू अंकल, वो क्या कर सकता है, वो कभी कभी जो है प्राइस बढ़ाता है, तो ये वॉइडेबल है। अगर कोई प्रूव कर देगा कि ये जानबूझ के सेलर के द्वारा प्राइस बढ़ा रहा है तो वो वॉइडेबल होगा। और एक चीज़ और, हैमर गिरने से पहले कोई भी बिड अपना रिट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सेक्शन 64 सबसेक्शन ए देख लो। मान लो कोई टैक्स में चेंजेस हुआ, ठीक है, और पहले कुछ टैक्स रेट था, अभी कुछ टैक्स रेट है, लेकिन अभी बायर को परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई करंट रेट पे टैक्स दे दो। पीछे क्या टैक्स था उससे कोई मतलब नहीं है, टैक्स रेट हमेशा करंट पे होगा। इसी के साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो गया। नेगो सोगा कंपनी IPA LLP IRF कितना हो गया, 14 21 21 26 यानी 88 मार्क्स का हो गया डन। अब तुम्हें बस कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो मैंने ऑलरेडी वन शॉट में डाला हुआ है, तो भाई उसको कर लो और हो गया कंप्लीट तुम्हारा। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। अब हम लोग शाम में मिलेंगे और हम लोग शाम में क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे तुमको बनाना है वो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।